प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 के 10 सम तक मैं समझा चुका था। 11th सम करते हैं। हमें दिया गया है कि AP 3, 15, 27, 39 आगे ये चलती जा रही है। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ प्रथम पद हम उसे A से डिनोट करते हैं। A कितना है, AP के जो शुरुआत का पद है वही प्रथम पद है। 3 इसका प्रथम पद है। सार्व अंतर, यदि हमें AP दी गई है तो इसका मतलब हमें ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। हम निकाल के दिखा देंगे क्या है D। सार्वंतर, किसी भी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो। 15 - 3 कर दिया मैंने। A2 में से A1 को घटा दिया, ये आ गया हमारा 12। तो सार्वंतर 12 है, A3 है, ये समझ लो हमें दिया गया है। हमने निकालना क्या है, क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद ऐसा है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना इस AP का nवां पद, मैंने ये मान लिया अपनी ओर से कि nवां जो पद है वो nवां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। अगर ऐसा है तो n का मान मैं ज्ञात कर लूँगा कि कितनेवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, वही मेरा उत्तर होगा। तो nवां पद क्या होता है हमारा, अतः an बराबर होगा A 54 जमा में 132। यही मतलब हुआ इस कथन का कि nवां पद an 54वें पद A 54 से 132 अधिक है। तो an मेरा 54 में 132 जमा करने से प्राप्त होगा। तो an बराबर इसके हो गया। an हमारा क्या होता है, शुरुआत से मैं बताता रहा हूँ। an बराबर होता है A जमा n घटा 1 इंटू में D। ये हमारा an का सूत्र है। बराबर A 54 क्या होगा, इसी सूत्र से हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि A जमा में 53D हमारा A 54 होगा। आया समझ में। वैसे ये सारा कुछ मैं पहले समझा चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक तुम्हारा कर देते हैं। A 54 का मतलब है इसमें हम n की जगह पे 54, ये हमारा an का सूत्र होता है। an बराबर A + n - 1 इंटू D होता है। A 54 यदि मैं ज्ञात कर रहा हूँ तो उसमें A + n की जगह रख देंगे 54, 54 - 1 इंटू में D बराबर A जमा में 53D। यही आएगा। जितने वहाँ पद में ज्ञात कर रहा हूँ उससे एक कम बार D आएगा। अगर मैं 100वां पद ज्ञात कर रहा हूँ तो A जमा 99D आएगा। दूसरा पद ज्ञात कर रहा हूँ A जमा में 1D आएगा। तो ये हो गया मेरा A 54 का मान जमा में 132। इम्प्लाइज मुझे n तो ज्ञात करना है, A और D मुझे पहले से ही ज्ञात हैं। A और D जहाँ भी दिखे वहाँ पे A और D का मान रखते चलो, सवाल हल होता जाएगा। n की जगह n को ही लिखते रहो। A है मेरे पास 3, A की जगह लिखा 3 जमा में n घटा 1 इंटू में D 12 ज्ञात कर चुका हूँ मैं पहले ही 12 बराबर A की जगह 3 जमा में 53 गुना में 12, D की जगह 12 मान रखा और जमा में 132। इम्प्लाइज 3 को हम उधर ले जाएंगे, n - 1 गुना में 12 उधर अभी नहीं जा सकता, पहले 3 को ही ले जाना पड़ेगा, उसके बाद हम हल करते हैं। या ये भी सोच सकते हैं कि इस 3 से मैं इस 3 को काट दूं, वो भी सही है। अगर इसी लाइन में काट दोगे तो हमारी एक लाइन बचेगी, अन्यथा मैं इसको इधर ले जाता हूँ। -3 मैंने यही लिख दिया ताकि इसके साथ ये हल हो जाए। प्लस के 3 ये पहले से है, ये 3 इधर आके -3 हो गया। बाकी सब कुछ मैं ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ। 3 जमा में इसको हल कर दो इसी लाइन में 53 गुना में 12
को का भागु जोग, बोर्ड मास अगर तुम्हें याद है तो हमें गुना पहले करनी होती है। तो 12 की 53 से गुना होकर क्या आएगा, 12 3 36 का 6 हासिल 3 और 12 पंजे 60 और 3 63, 636 जमा में 132। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई n-1 गुना में 12 बराबर, ये दोनों कट गए, -3 + 3, 636 जमा में 132 कितना जाएगा ये, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 6 और 1 7, 768 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इससे आगे हम यहाँ पे करते हैं साइड में, जो मैंने लिखा था थोड़ा सा रह गया बस सम। n-1, n तो मुझे ज्ञात करना है, इम्प्लाइज n-1, 12 को मैं उधर ले गया, 12 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में हो जाएगा, 768 भाग में 12। ये हल करके क्या आ जाएगा भाई, 12 से अगर मैं इसे भाग करूँ, 12 छिके 72 और 12 चौके 48। रफ कॉपी में अलग से भाग कर लेना अगर डायरेक्ट भाग करना ना आए तो। n घटा 1 मेरा 64 के बराबर है, तो n बराबर क्या आएगा, ये -1 भी उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो 64 जमा में 1, n बराबर आएगा मेरा 65। यही मुझे ज्ञात करना था। कितनेवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 12वां क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों कहीं से भी शुरू हो सकती हैं, बस उनका सार्व अंतर समान है। जहां से शुरू होती हैं वो a होता है, मानना पहली या एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पहली समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में AP लिखो, पहली AP का प्रथम पद मैंने मान लिया A, और दूसरी AP का प्रथम पद मैंने मान लिया बड़ा A मान लिया। अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, x y मान सकते हो। पहली AP का प्रथम पद A है, दूसरी AP का प्रथम पद A है, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। सार्वंतर इसने कहा है कि दोनों AP का समान है, लिख भी दो दोनों का सार्व अंतर, ये मैंने मान लिया D, क्योंकि दोनों का समान है इसलिए मैंने एक ही माना इसे D। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये कहता है कि दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है, इसका 100वां पद और इसका 100वां पद। अगर मैं किसी एक के 100वें पद में से दूसरे का 100वां पद घटाऊं तो वो 100 आता है, ये है अंतर का मतलब। तो प्रश्नानुसार दूसरी AP का 100वां पद क्या होगा, A जमा में 99D, जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में तुम्हें बताया। ये है दूसरी AP का 100वां पद। इसमें से मैंने घटा दिया पहली जो AP है उसका 100वां पद, उसका मैंने A प्रथम पद छोटा A माना था, A जमा में 99D, D वही आएगा दोनों का क्योंकि D समान है। बड़ा A जमा 99D, ये तो है दूसरी AP का 100वां पद, ये है पहली AP का 100वां पद, दोनों का अंतर बराबर है 100, इसको बराबर लिख दिया मैंने 100 के, ये मुझे प्रश्नानुसार दिया गया है। इसे हल करो और इम्प्लाइज A प्लस 99D, ब्रैकेट को यदि मैं खोल दूं तो माइनस के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का A और माइनस के 99D, दोनों के जो प्लस के साइन है वो माइनस में बदल जाएंगे, बराबर है 100। इम्प्लाइज प्लस के 99D माइनस के 99D दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा A घटा A, बड़ा A घटा छोटा A बराबर है 100, यानी कि दोनों AP के प्रथम पदों का अंतर आएगा 100। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, इसे यहीं पे छोड़ो या इसे समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ दो।
आगे का सम हम यहाँ करते हैं। जो हमारा रिजल्ट था वो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। हमने अभी प्राप्त किया a घटा a बराबर 100, समीकरण नंबर 1 मैंने इसे दिया। मुझे ज्ञात करना है 1000वें पदों का अंतर। पहली AP जो है उसके 1000वें पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a 1000 माइनस में इसे ऐसे लिख दो a 1000, क्योंकि दूसरी AP को मैंने एक AP को मैंने छोटा a माना है, प्रथम पद को, दूसरी AP को बड़ा a माना है, तो 1000वें पद को इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब 1000वें पदों का अंतर जो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वो बराबर किसके होगा, इसका 1000वां पद होगा a जमा में 999d घटा में इसका 1000वां पद होगा a जमा में 999d। सूत्र वही है, सिर्फ a और d के मान हम रख देंगे। इसका a और इसका a अलग अलग है, अलग अलग लिख दिया। d दोनों का समान है, मैंने वही लिखा, बराबर a जमा 999d। यदि मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ बार माइनस के चिन्ह के कारण, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 999d। अब क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक समान है, 999d माइनस 999d कट जाएंगे, प्लस a माइनस a, हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ा a माइनस छोटा a, जो मैं पहले ही ज्ञात कर चुका हूँ कि इसके बराबर है 100 के। 100वें पदों में अंतर 100 था, 1000वें पदों में अंतर भी 100 ही होगा। हम लिख देंगे, अतः इन AP के 1000वें पदों में अंतर भी 100 है। 100वें पदों में अंतर 100 दे रखा था, 1000वें पदों में हमने ज्ञात किया, वो भी 100 के बराबर ही आए। अगले सम पे चलते हैं, 13वां सम। 13वां प्रश्न है भाई, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये हमारे अगर हम दैनिक जीवन में कुछ कैलकुलेट करना चाहें वहाँ पे भी ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर हम ये तरीका समझ लें, भाई हम 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये ज्ञात कैसे करें। शुरुआत कहाँ से होगी, 3 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। 100 से पहले संख्या आती है 99, जो कि 2 अंकों की है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 है, 101, 102, और ये आगे चलते जाएंगे तो हम 999 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, क्योंकि उसके बाद जब 1000 आएगा तो उसमें अंक होंगे 4। तो मुझे इन संख्याओं में से निकालना है कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। सबसे पहले 100 से शुरू करो। 100 7 से भाग जाता है या नहीं, भाग करके देखो। हम 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो 7 से पूरी पूरी भाग जाती हो। 100 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7, शेष बचा 3, 30, 7 चौके 28, और शेष बचा 2। यानी कि 100 तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, शेष बच रहा है, इसका मतलब 7 से 100 पूरा पूरा भाग नहीं जाता। कितना भाग जाएगा, अगर इसमें से मैं 100 में से 2 घटा दूं तो वो पूरा पूरा भाग जाएगा 7 से। 100 में से 2 घटाया तो मेरे पास आया 98। 100 में से 2 घटाएंगे 98 आया। 98 7 से पूरा भाग जाता है, मुझे ये पता है, लेकिन 98 तो 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की नहीं है। मुझे तो 3 अंकों वाली संख्याओं से ही मतलब है, तो इसे मैं 3 अंकों की बनाने के लिए इससे अगली संख्या देखता हूँ जो 7 से पूरी भाग जाती हो। जब मुझे अगली संख्या निकालनी है, जैसे हम पहाड़ा बनाते हैं किसी संख्या 7 के पहाड़े के लिए, हम क्या करेंगे, 7 7 जोड़ते जाएंगे। उसमें 98 में यदि मैं 7 जोड़ूँ तो आता है 105। तो इससे अगली संख्या जो 7 से भाग होती होगी पूरी पूरी, वो होगी 105। क्या ये 3 अंकों की है? हाँ, ये 3 अंकों की संख्या। तो इसका मतलब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 105, जो 7 से पूरी पूरी भाग जाती है। तो इस प्रकार हम ये ज्ञात कर सकते हैं। लिखोगे क्या बोर्ड कॉपी में? ये सारा रफ वर्क था, जैसे तुमने ज्ञात करना है 7 अंकों से भाग जाने वाली 7 से भाग जाने वाली 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 7 से विभाज्य 3 अंकों की, 7 से विभाज्य, वैसे तो 7 से ही शुरू हो जाएंगे, 7 14 21 वो भी 7 से विभाज्य हैं, लेकिन 7 से विभाज्य 3 अंकों की न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या। क्या होगी भाई? अभी ज्ञात किया 105। 7 से विभाज्य 3 अंकों की अगली संख्या, इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी?
105 में 7 और जोड़ो 112, और फिर उससे अगली संख्या क्या आएगी भाई, 112 में 7 और जोड़ो 119, ऐसे चलती जाएगी। क्या एक एपी बन रही है? जब सभी में अंतर 7-7 का ही है तो ये एक एपी है जिसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 105 से, यानी कि ये प्रथम पद होगा और ये एक एपी बन रही है। अंतिम पद हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि 3 अंकों वाली ही मैंने बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो 7 से भाग होती है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, इसे 7 से भाग करो, 7 एकम 7 बचा 2, 9 उतर जाएगा, उसके बाद 7 चौके 28, शेष बचा 1, फिर से 9 आएगा नीचे, 7 दूनी 14, बचेगा 5, शेष 5 बच रहा है 999, तो यानी कि 7 से पूरी भाग नहीं होती, लेकिन यदि मैं 999 से 5 घटा दूं, शेष बचेगा 994, वो 7 से पूरी भाग होती है। 7 से विभाज्य, ये पूरा लिखना है तुमने, इस तरह से शॉर्टकट नहीं मारना। 7 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब हम लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, वो क्या होगी भाई, 994, अभी हमने ज्ञात किया 994। अब मेरे पास ये एक एपी आ गई। इसने आरंभ में हमें ये नहीं दे रखा कि एपी है या नहीं, हमने पहले वो संख्याएं ज्ञात की जो 3 अंकों की हो और 7 से भाग होती हो, और फिर ये जांचा कि ये एक एपी बन रही है, तो हम लिखेंगे बाकायदा यहाँ पे कि यह एक एपी है। जब हम इसे एपी सिद्ध करेंगे उसी के बाद हम एपी के सूत्र से इसे हल कर सकते हैं। जो एपी है ही नहीं तो उसे हम एपी के सूत्र से हल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये दर्शाओ कि ये एक एपी है। दर्शाने के लिए कुछ नहीं करना, यह एक एपी है, केवल हमने लिख देना है यह एक एपी है जिसका प्रथम पद जहां से यह शुरू हो रही है वो क्या है, प्रथम पद हम ए से डिनोट करते हैं 105। और क्या पता है हमें, वह सार्वंतर क्या है इस एपी का, हर एक पद में 7-7 का ही अंतर है। ज्ञात करके दिखाना चाहो ऐसे दिखा सकते हो, किसी एक पद में से पहले वाला पद घटा दो, बराबर है 7। वैसे भी हम 7 जोड़ के ही लिख रहे हैं सब में, अगला पद ज्ञात करने के लिए 7 जोड़ना पड़ रहा है, तो इसमें डी 7 ही रहेगा। और अंतिम पद क्या रहेगा, अंतिम पद एनवा पद कहो, अंतिम पद कहो, वो है 994। ये सब कुछ हमें ज्ञात है। हम अब क्या करेंगे, हम अपना जो सूत्र है उसका प्रयोग करके n का मान ज्ञात कर लेंगे कि इसमें कितने पद हैं। यहां से शुरू हो रही है एपी 105, 112, 119 और चलती जा रही 994 तक। यहां से यहां तक मैं लिख के भी काउंट कर सकता हूँ, 105, 112, 119 साथ जोड़ते जाओ 994 तक जहाँ पहुँचोगे। ये पद कुल कितने होंगे गिन सकते हो इन्हें, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए हम सूत्र के प्रयोग से इसे बहुत आसान कर लेंगे। एपी का सूत्र होता है nवें पद का सूत्र हम जानते हैं कि इस प्रकार से लिख सकते हो, हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an हमारे पास क्या है 994, इम्प्लाइज an का मान रखा 994, a की जगह पे हम a का मान रखेंगे 105 जमा में n हमने ज्ञात करना है और इंटू में d 7। अब ये हमारा जो पहले सवाल के एक भाग जैसा बन गया। अभी मुझे बाकी सब कुछ दिया हुआ है इस सूत्र के, 3 चर दिए हुए हैं, एक चर मुझे ज्ञात करना है n। इस तरह के हम और सम भी कर चुके हैं, आगे काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं फिर भी तुम्हें पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ क्या होगा। अब मैं इस सभी को साफ कर रहा हूँ बाकी सब चीज़ों को, और हम इससे आगे इस सम को देखते हैं क्या होगा। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। इम्प्लाइज मैंने n का मान ज्ञात करना है तो n को मैं अलग करता जाऊँगा, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले आते जाओ। 994 ये जो 105 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू में 7। 994 में से 105 घटाओगे तो 889 आएगा, घटा लेना, बराबर n घटा 1 इंटू में 7। n का मान मैंने ज्ञात करना, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ,
दोनों साइड आपस में बराबर हैं। मैंने इसको इस तरफ लिखा और इस वाले को इस तरफ लिख दिया ताकि n मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। n-1 बराबर क्या होगा, मैं 7 को उधर ले जाता हूँ, 889/7 इम्प्लाइज n घटा 1 बराबर क्या आएगा भाई, 7 से इसको भाग कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, पूरा भाग करोगे 127 पे भाग चला जाएगा। n बराबर क्या आएगा, -1 को उधर ले जाओ, 127, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 128। n बराबर मेरा आ गया 128, यानी कि ये जो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से भाग होती हैं, 105, 112, 119, ये कुल मिला के 128 ऐसी संख्याएं हैं। तो अब 128 संख्याओं को मैनुअली गिनना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर मैं एक एक करके लिखता, सभी संख्याओं को उन्हें गिनता, तो वो तरीका बहुत ही मुश्किल था। इस तरीके से मैं बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। आगे हमने एक लाइन और लिखनी है इसकी कि अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये लाइन और लिख देंगे। ये सवाल खत्म हो गया। अगले सम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी, प्रश्न नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। बिल्कुल 13वें सवाल की जैसे ही है ये भी। उसमें क्या था, हमने 7 के गुणज निकालने थे, जो 7 से भाग होती हैं वो गुणज होती हैं। जो 4 के गुणज कौन से होंगे, जो 4 से भाग हो जाए वो गुणज होते हैं। गुणनखंड अलग चीज़ होती है, गुणज अलग चीज़ होता है। गुणज होता है जो 4 के गुणज क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये चलते जाएंगे अनंत तक। ये गुणज कहलाते हैं जो 4 से भाग हो जाएं। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं मल्टीपल। एक होते हैं गुणनखंड, 4 के गुणनखंड वो होंगे जो 4 को भाग कर दें। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, 2 भी 4 का गुणनखंड है और 4 भी है। ये 4 को भाग करती है, ये तो कहलाती है गुणनखंड। तो प्रश्न करने से पहले मुझे ये समझ होनी चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। गुणज ये होते हैं 7 के गुणज होंगे जो 7 से भाग हो जाएं, 4 के गुणज होंगे जो 4 से भाग हो जाएं। तो ये सभी गुणज हैं। तो 4 के कितने गुणज हैं, जो 10 और 250 के बीच में। 10 से शुरुआत करनी है हमने। क्या 10 4 का गुणज है, नहीं, 10 तो आएगा ही नहीं, 8 के बाद सीधा 12 है। तो 10 और 250 के बीच में पहला गुणज 4 का होगा 12, 12 से आगे 16 आएगा, 20 आएगा, अंतिम क्या आएगा अभी हम देखते हैं। जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा था, 13वें प्रश्न में, फिर से देखो। 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य पहली संख्या, जो 4 से विभाज्य होगी वही 4 का गुणज होगी। वो क्या होगी भाई, 12 होगी। 4, 8, 12 ऐसे चलते हैं 4 के गुणज। 8 10 से कम है, 12 10 से बड़ी पहली संख्या है जो 4 से विभाज्य है। अगली संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य अगली संख्या ये होगी भाई 16। और इससे अगली संख्या 4 से विभाज्य अगली संख्या होगी 20। 4 और जोड़ दो, जैसे पिछले प्रश्न में दिखाया था ऐसे दिखा सकते हो। तो ये भी एक एपी बन जाएगी। इसका अंतिम पद क्या होगा, ये मैंने आरंभ में लिख दिया। 10 और 250 के बीच, हम केवल इन्हीं संख्याओं की बात कर रहे हैं जो 10 और 250 के बीच में आती हैं। 4 से विभाज्य अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए 250 को 4 से भाग कर दो। सबसे सिंपल तरीका है, जैसे 7 के मैंने निकाले थे, 4 से यदि मैं से भाग करूँगा, 4 6 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8। यदि 2 शेष बच रहा है तो इसमें से 2 घटा दो, 250 में से 2 घटाएंगे तो 248 आएगा, जो कि वो अंतिम संख्या होगी 250 से पहले 4 से भाग होने वाली। 248 4 से पूरा पूरा भाग होता है। तो 4 से विभाज्य सभी संख्याएं इस प्रकार से होंगी। ये भी एक एपी बनेगी, तो हमें लिखना पड़ेगा यह एक एपी है। एपी है जिसका प्रथम पद ए होता है, वो कितना है इस बार 12, तथा सार्वंतर
बराबर कितना होगा, इस बार सार्वंतर 4 का है। अंतिम पद सार्वंतर हम d से लिखते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार लिखना इसे, यहाँ पे d बराबर है 4। अंतिम पद क्या होगा भाई, अंतिम पद an वो बराबर होगा 248। आगे हमारा फिर वही सूत्र काम आएगा, an अब an बराबर है a प्लस n-1 इंटू में d इम्प्लाइज an क्या है, an nवां पद 248, n मुझे ज्ञात करना है, कितने पद हैं मुझे यही ज्ञात करना है 248 तक, 12 से लेके 248 तक कितने पद हैं वो इसी प्रकार आएगा। an 248 बराबर a कितना है 12 जमा में n तो मुझे ज्ञात ही करना है, यूं का यूं लिख देंगे, d कितना है इस बार 4। ये सभी मान रखने के बाद हल कर लो, 12 इधर आके घटा हो जाएगा, 248 घटा 12 बराबर n घटा 1 इंटू में 4 इम्प्लाइज 248 में से जब 12 घटेंगे तो कितना आएगा 236 बराबर है n घटा में 4 n घटा 1 इंटू में 4। इस 4 को अभी इधर लेके आएंगे, इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। n घटा 1 मैंने इस तरफ लिख दिया बस, ये बराबर इसके भी है, तो ये n घटा 1 4 को मैं इधर ले गया तो ये हो गया 236 बटे में 4, जो इधर गुना में है वो इधर आके भाग में हो गया। इम्प्लाइज n घटा 1 बराबर 4 से यदि मैं इसे भाग करूँ तो 4 पंजे 20, 4 में 36, 59 पे ये भाग जाएगा। इम्प्लाइज n बराबर मेरा क्या आएगा 59 प्लस 1, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 ये हो गया 60। तो अतः 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं, ये लाइन लिखनी है लास्ट में। अतः 10 और 250 के मध्य 4 के 60 गुणज हैं। अगले सम पे चलते हैं, एक सम और कर लेते हैं। 15वां सम, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों कौन कौन सी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे, इनके कौन से पद समान होंगे मैंने ये ज्ञात करना है। इसके nवें पद को और इसके nवें पद को मैं बराबर रख दूंगा और n का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पहली एपी का प्रथम पद छोटे इसे लिख देता हूँ, यदि मैंने दो अलग अलग लिखने हैं तो एक को छोटा एक को बड़ा ही ले लो, वो कितना है 63। दूसरी एपी का प्रथम पद बड़ा ए ले लो 3, पहली एपी का सार्व अंतर, मैंने छोटा डी ही माना इसे, कितना है 65 घटा 63 कर दो, किसी एक पद में से पहला पद घटाने से आ जाता है 2 आएगा। दूसरी एपी का सार्वंतर क्या होगा, दूसरी एपी का सार्वंतर, इसे बड़ा डी ले लिया, पहले वाले के प्रथम पद को छोटा ए और सार्वंतर को छोटा डी, दूसरी वाले के प्रथम पद को बड़ा ए और सार्वंतर को बड़ा डी, ये क्या आएगा 10 घटा में 3 यानी कि 7। अब क्या करेंगे, मुझे दोनों के nवें पद समान करने हैं, चाहो तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो, नहीं तो अलग अलग निकाल के दोनों को समान कर दो। प्रश्नानुसार पहली एपी का nवां पद क्या होगा भाई, a प्लस n-1 इंटू डी, nवें पद का यही सूत्र है, an यही होता है, बराबर इसके nवें पद के समान करने मैंने, इसका nवां पद क्या होगा, सूत्र वही है a प्लस n-1 इंटू डी, परंतु मैंने a इस बार लेना है बड़ा ए प्लस n-1, nवां पद मैंने दोनों का बराबर करना है, तो n दोनों जगह ही मैं
n रखूँगा और d यहाँ पे हो जाएगा बड़ा D। इन सभी के मान रख दो, जिसका मान मेरे पास है, a का मान है भाई मेरे पास 63 जमा में n घटा 1 इंटू में छोटा d क्या है 2 बराबर a 3 जमा n का मान मुझे ज्ञात करना है, यूं का यूं लिखो, और d जो बड़ा D है वो है 7। सभी मान मैंने रख दिए। इसका nवां पद मैंने उसके nवें पद के बराबर कर दिया। अब जो n का मान आएगा उतने ही पद दोनों का बराबर होगा। अब सिर्फ मैंने n ज्ञात करना है और कोई काम शेष नहीं बचा। इम्प्लाइज 63 जमा में 2 की जब गुणा होगी 2n घटा 2 बराबर 7 की इससे गुणा होगी तो 3 जमा में 7n घटा 7। 2 की इन दोनों से गुणा होगी, 7 की इन दोनों से गुणा होगी, बाकी मैंने ज्यों का तो लिख दिया। अब इसे और हल करो, n के लिए हल करते हैं इसे, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, n एक तरफ कर लो। इधर 2n मैंने यूं का यूं रखा और इस तरफ जो 7n था उसको भी इधर ले आया, तो माइनस के 7n हो जाएगा ये बराबर, इस तरफ क्या आएगा राइट हैंड साइड में, प्लस के 3 माइनस के 7 तो पहले ही हैं। इधर से क्या आएगा मेरे पास, प्लस के 63 उधर जाके माइनस के 63 हो जाएंगे, माइनस के 2 उधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 63 और प्लस के 2। इम्प्लाइज चिन्ह लगा देना। इम्प्लाइज 2n घटा 7n, 2n में से 7n को घटाओगे तो माइनस के 5n शेष बचेंगे बराबर, प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ो, माइनस माइनस, प्लस के हैं 3 और 2 5 और माइनस के हैं 70, माइनस के 63 और माइनस के 7 माइनस के 70, प्लस के 5 माइनस के 70, हल करके क्या आ जाएंगे ये, माइनस के 5n बराबर माइनस के 65 बचेंगे भाई, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के शेष बचेंगे। यहाँ से आगे हल करने के लिए अब n बराबर क्या आ जाएगा, n के गुना में -5 है, इसको उधर ले जाओ, माइनस के 65 भाग में माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 65 को जब 5 से भाग करोगे तो ये 13 पे भाग जाएगा, n बराबर आ गया 13। तो अंतिम लाइन हम क्या लिखेंगे, अतः दोनों एपी के 13वें पद समान होंगे। तो ये प्रश्न हमारा यहीं खत्म होता है। ये वीडियो भी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, 5 ही सम करवा रहा हूँ इस प्रश्नावली के, अभी बाकी के सम हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि इन सम में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर लिखें। थैंक यू।